स्वागत है आप सबका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में। मैं दीपेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या हाल चाल है बेटा आप सबके? क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? सारी चीज़ें क्लियर है बेटा एकदम? एक बार बता दीजिएगा मुझे, क्या सब चीज़ें क्लियर है? चलिए, तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आपके मैंने सोचा चलो एक यूट्यूब सेशन आप लोग के लिए रखा जाए। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सबको ध्यान रखिएगा। तो क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। यह है अनअकैडमी की फ्री क्लासेस सर, इसको कोई भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, यदि आप अनअकैडमी के प्लस क्लास से जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा सर, आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन यदि आप लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, DSYT लाइव। ठीक है, इस कोड के द्वारा आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन बाई करके उस पर 10% की छूट पा सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप उम्मीद करता है आप सबने बेटा डाउनलोड कर लिया होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के अपने अनेक फ़ायदे हैं सर। कभी भी लाइव सेशन देख सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, हर एक चीज़ आपके लिए अवेलेबल हो जाती है एनी टाइम एनीवेयर। बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने की तैयारी है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल क्विजेज वगैरह मिलती हैं, स्ट्रैटेजी सेशंस होते रहते हैं, मास्टर क्लास होती रहती है। तो इन सब का एडवांटेज भी सर आप ले सकते हैं यदि आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ते हैं तो। यह अनअकैडमी की फ्री क्लास है। इसमें हम प्रश्नों की श्रृंखला का शुरुआत करेंगे। कुछ पिछले साल के क्वेश्चन जो RO UPPCS SSSC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूपीपीएससी प्रीलिम GS पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है। यदि आप इकोनॉमिकली थोड़ा वीक हैं, यदि आप अनअकैडमी से रिवार्ड के तौर पे सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, तो यदि आप इस टेस्ट को देंगे तो इसमें यदि आप रैंक फर्स्ट हासिल करते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए। यदि आप इसमें रैंक फर्स्ट स्कोर करते हैं सर तो 1 साल के प्लस पे आपको 100% का स्कॉलरशिप का अमाउंट अनअकैडमी रिफंड करेगा। यदि आपकी रैंक 2 से 3 होती है तो 1 साल के प्लस पे 50% का स्कॉलरशिप अनअकैडमी आपको देगा। और यदि आपकी रैंक 4 से 25 आती है तो 1 साल के प्लस पे 25% का स्कॉलरशिप आपको अनअकैडमी अपने साइड से मुफ्त में देगा। बाकी विजय हुआ यूपीपीएससी PCS की मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है सर, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, ड्यूरेशन 3 आवर्स। करंट अफेयर चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। RO 2021 का मेंस का पेपर 3 और 2 का फ्री मिनी कोर्स अवेलेबल है, इसको कर सकते हैं। RO 2021 मेंस का प्रिपरेशन एंड गाइडेंस चल रहा है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, बैच कोर्स के बारे में थोड़ा बता दूं सर, मेंस का ऑप्शनल चल रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका है सर। बाकी यूपीपीएससी की PCS की मेंस के बैचेस भी आ चुके हैं, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2022 के भी बैचेस आ चुके हैं। अगर आप 2022 को या 2023 को टारगेट किए हैं तो उसमें भी जरूर इंक्लूड है। बाकी उद्गम RO 2021 का मेंस, इसको भी जरूर ज्वाइन करें। इतनी तैयारियां सर हम लोग कराते हैं अनअकैडमी प्लस पे। हम लोग जो पढ़ाते हैं वो UPPSC एंड UPSSC विंग में पढ़ाते हैं। बाकी आप अनअकैडमी में कोई भी कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, नीट से लेके मेडिकल से लेकर IIT से लेके एकेडमिक से लेकर रेलवे से लेकर FCAT NDA CDS कुछ भी पढ़ना चाहते हैं आप सब चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी PCS लोअर PCS RO SI PET लेखपाल BU इन सब के लिए आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स बाई करना है, मैंने कोड आपको बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, DSYT लाइव, इस कोड का इस्तेमाल करें। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी हमारा अमाउंट बता देता हूँ। 2 साल का सब्सक्रिप्शन अमाउंट 13,600 का, लेकिन जैसे DSYT लाइव कोड लगाएंगे 12,240 का हो जाएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 9,350, कोड लगाने के बाद 8,415। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है सर। घर बैठे BPSC और UPPSC की तैयारी आप कर सकते हैं। 1 साल की तैयारी का अमाउंट जो है वो 10,620 है, लेकिन कोड लगाने पर 9 साढ़े 9 हज़ार हो जाएगा। आइए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू किया जाए, ठीक है ना? चलिए तैयार हो जाइए सारे लोग, देखते हैं कौन कौन जवाब दे सकता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, चलिए जवाब दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जरा, क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। और दूसरा, विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। बताइए इसमें कौन सा उत्तर सही है, ये बताना है आपको। जल्दी जल्दी कमेंट पे आप लोग जवाब दे सकते हैं अपना, ठीक है? बताएं।
जल्दी से बताएं। जल्दी से जवाब दें। बिल्कुल, कुछ लोगों का जवाब सही भी आ रहा है। देखिए, पहला क्या है, पढ़िएगा उसको। क्या विद्युत सेल उसमें संचयित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही बात है। द इलेक्ट्रिकल सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस स्टोर्ड ऑन इट। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा क्या कह रहा है सर? कह रहा है इलेक्ट्रिकल स्विचेस आर यूज टू स्टॉप और स्टार्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। ये भी तो सही है यार। विद्युत स्विच का उपयोग जरा बताना। जो बटन आप चला देते हैं, बटन विद्युत स्विच का बटन ऑन कर दिया, विद्युत धारा का प्रवाह चल दिया, बटन ऑफ कर दिया, रुक गया पंखा। तो इसका मतलब है कि जो सॉकेट लगे होते हैं, जो आप बटन यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं, वो इसीलिए यूज करते हैं कि एक तरीके से फ्लो ऑफ करंट को रोकने के लिए या स्टॉप करने के लिए। ठीक है ना? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पेन मेरी खो जाती है हमेशा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है? थोड़े से बड़े क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लगाया करिए यदि आप थोड़ा सा हाई लेवल एग्जाम की तैयारी करेंगे, यदि आप थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर विचार करिए। थर्माकोल, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, मानव शरीर, इनमें से कौन सा विद्युत चालक के उदाहरण है? इनमें से किसमें विद्युत चालन हो सकता है, ये बताना। दिमाग लगा लीजिए थोड़ा बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर जवाब देना। जल्दी से जवाब देना। जवाब दीजिए फटाफट। हो जाएगा, हो जाएगा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा कि इसमें से अगर पूछा जाए आपसे कि विद्युत चालक के उदाहरण कौन कौन से हैं, है ना? तो जरा बताना। थर्माकोल क्या इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो सकता है? क्या वायु इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो सकता है? क्या CO2 हो सकता है? और क्या मानव शरीर हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें क्या लग रहा है? थर्माकोल और वायु ये तो बिल्कुल नहीं है। ये तो विद्युत रोधक होते हैं। ये क्या होते हैं? विद्युत रोधक होते हैं। ठीक है? मानव शरीर नो डाउट एक अच्छा विद्युत का चालक होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है ये भी विद्युत का चालक नहीं है। लेकिन ऑप्शन में पता है थोड़ी सी गड़बड़ी है। ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। यहाँ पे ओनली 4 होना चाहिए, ओनली 3 की जगह 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप कुछ लोग सही भी बता रहे हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर जो है ये विद्युत चालक का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा। बाकी सब विद्युत रोधी हैं, चाहे CO2 हो, चाहे वायु हो, और चाहे थर्माकोल हो। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पे चले। बताइए। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होता है। बताइए इसमें कौन सा सही है और कौन सा नहीं? A and R both are true and R is the correct explanation of A. A and R both are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. बताइए। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। ठीक है? तो ये बात तो मुझे और आपको कहीं ना कहीं सही लग रही है कि नहीं, कि जलीय प्राणी जो होता है बेटा वो कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन के लिए किसका यूज करता है? रेस्पिरेशन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करेगा। लेकिन रीजन जरा पढ़ना। रीजन क्या दे रहा है? रीजन दे रहा है सर कि वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 तथा जलवाष्प कुछ अन्य गैसों का मिश्रण। हालांकि रीजन है, मतलब रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये बात सही है। जो दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण, बात तो सही है।
लेकिन आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर होता रीजन में कि जलीय प्राणी जल में घुली वायु का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो जल में रहते हैं, उनके पास गिल्स होता है, एडेप्टेशन होता है, गलपड़े से ले लेते हैं, है ना। ये रीजन होता तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाता, लेकिन आर भी सही है और ए भी सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। वीडियो देखते रहिए अंत तक, और आप लोग कमेंट सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन का मेरे जवाब भी देंगे, ठीक है। चलिए, किसी को समस्या इस क्वेश्चन में बेटा? एनीवन, इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चला जाए। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एयर हेल्प इन बर्निंग? इससे सस्ता क्वेश्चन हो सकता है कोई। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? Which of the following components of air helps in burning? कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? नाइट्रोजन, CO2, मीथेन या ऑक्सीजन? जल्दी से बताएं। बताओ भैया जल्दी, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना यार। फूक फूक के आप लोग आग जला देते हैं, है ना। जंगलों में आग लगी रहती है, देखिए कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक तरीके से ऑक्सीजन जो होता है दैट इज द कंपोनेंट दैट हेल्प इन बर्निंग, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक मेन घटक है एयर का, जो जलने में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन से दुष्परिणाम है? खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना, प्लास्टिक की थैलियों से शहर व नाले के सीवर के बंद हो जाने, या पशुओं की मृत्यु का कारण। प्लास्टिक के दुरुपयोग से इनमें से कौन सा दुष्परिणाम हो रहा है, ये बताना है आपके पास। जल्दी से बता दीजिए फटाफट। जल्दी से बताइए सब लोग। कमेंट नहीं आ रहे आप सबके। नमस्ते नमस्ते, किसी का आया एक दो का। जल्दी से बताएं। अच्छा एक बात बताना, आप एक तरीके से अगर मैं बोलूं आपसे कि आप प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इस प्लास्टिक के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, हाँ? एक तरीके से अगर मैं पूछूं कि जो प्लास्टिक की यूज़ आप लोग कर रहे हैं उससे क्या एक तरीके से नुकसान है, तो बेटा प्लास्टिक में अगर आप चाय पैक कर रहे हैं या प्लास्टिक में आप खाना पैक कर रहे हैं या खाने को ज़्यादा देर तक रखते हैं या गर्म खाने को आप प्लास्टिक में भर के रख देते हैं, तो सर इससे 20 से 25 प्रकार के कैंसर अलग अलग हो सकते हैं केमिकली, आपको पता है। तो खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना, इट इज द वेरी करेक्ट रीजन ऑफ यूजिंग प्लास्टिक, वेरी करेक्ट, है ना। दूसरा कहना, प्लास्टिक की थैलियों से शहर में नाले व सीवर बंद हो जाते हैं। आजकल बारिश थोड़ा सा भी हो जाती है, देखिए शहर वहर में पानी भर जाता है रोडों पे। आजकल जो शहर पे रोड पे जो पानी भर जा रहे हैं, सीवर जो ब्लॉक हो जा रहे हैं, उसका सबसे मेन रीजन कहीं ना कहीं पॉलीथीन है। कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट उसका रीज़न पॉलीथीन भी है सर, क्योंकि पॉलीथीन या पन्नी जो होता है ये सीवर वगैरह को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वेल मछली को मारा गया है कहीं पे, उसको गोली मार के हत्या की गई है और उसके पेट को फाड़ के जब पोस्टमार्टम किया गया तो अंदर उसके थैलियाँ निकली हैं और प्लास्टिक निकली है, बहुत सारी प्लास्टिक थी उसके बॉडी के अंदर। तो कहीं ना कहीं अभी केचुए के अंदर से आपने देखा था, सॉरी केचुआ नहीं, कछुआ, टर्टल के अंदर से नॉस्ट्रिल से उसके स्ट्रॉ पाइप निकाली गई थी। तो कहीं ना कहीं मृत्यु का बहुत बड़ा रीज़न हो रहा है ये प्लास्टिक। और सर पीसेस वगैरह में तो मेंस के क्वेश्चन भी अब प्लास्टिक से आने लगे, है ना। प्लास्टिक से आने लगे भैया कि प्लास्टिक के बढ़ते दुष्परिणाम क्या है, प्लास्टिक के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन आजकल आने लगे, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती जा रही है सर, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं सहजीवी संबंध कहलाते हैं। दूसरा,
किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करना मृत जीवी पोषण कहलाता है। इनमें सही उत्तर का चयन करिए, बताइए। जल्दी से बताइए बेटा। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। द न्यूट्रिशन इन विच सम एनिमल्स लिव विद ईच अदर एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर हाउसिंग एंड फूड विद ईच अदर, दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड। बिल्कुल सही है। सहजीविता इसी को तो कहते हैं सर, जिसे बताया था दलहनी फसल के जड़ में बैक्टीरिया पाया जाता है, दोनों को फायदा हो रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दूसरा कह रहा है किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करना मृत जीवी पोषण कहलाता है। बिल्कुल सही है। अगर आप डेड चीज़ों से पोषण ले रहे हैं, यदि आप डेड चीज़ों से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो वही तो मृत जीवी पोषण कहलाएगा मेरे भाई। जैसे कि इसको सैप्रोफिटिक हैबिटेट भी बोला था। क्या बोला था इसको? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? मृतोपजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी। और मृतोपजीवी का सीधा सा मतलब है जो डेड चीजों से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करें, उसको मृतोपजीवी कहते हैं। बात खत्म। क्लियर बात? नो बकवास। ठीक है। ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जो सैप्रोफिटिक हैबिटेट्स को शो करते हैं सर? एक तो फंजाई और दूसरा बैक्टीरिया। अब कहेंगे सर कि वल्चर, बाज, कुत्ते, हाइनास ये भी तो खाते हैं मरी हुई चीजें। ये सिर्फ मांस खाते हैं। दीज आर कॉल्ड स्कैवेंजर। ये मांस खाते हैं और उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, है ना। लेकिन जो फंजाई होता है वो पहले डाइजेस्ट करता है उसके बाद खाता है। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध के उदाहरण हैं? शैवाल और कवक, कवक और विषाणु, कवक और जीवाणु, पादप और जीवाणु। बताइए। इसमें से कौन एग्जाम्पल है, सही से बताना है आपको कि सहजीविता के उदाहरण कौन कौन से हैं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सोच लीजिएगा। विच आर द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? एल्गी, शैवाल, कवक, वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया, प्लांट एंड बैक्टीरिया। दिमाग लगाइए थोड़ा सा बेटा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कौन सा तुम लोग को एकदम सही लग रहा है? जल्दी से बताओ। कमेंट करिए, कमेंट करिए जल्दी से। देखिए फिर ऑप्शन थोड़ा सा गलत है यहाँ पे भी, समझ रहे हैं? ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। पहला वाला ऑप्शन में सही कर दे रहे, 1 and 3 नहीं, 1 and 4। अब बताइएगा, अब बताइए। थोड़ा सा गलती था, वही मुझे भी लग रहा था कि थोड़ी सी गलती है। अब बताइएगा कि कौन सा सही है। बिल्कुल सही बात है यार। एक बात बताओ, सहजीविता का मतलब तो हमने आपको बता ही दिया कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। सहजीविता का सीधा सा मतलब है जब दो ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट को शेयर करें, ऑर्गेनिज्म 1, ऑर्गेनिज्म 2 अपने फूड को शेयर करें, अपने शेल्टर को शेयर करें, आवास, भोजन, इन सब चीज़ों को जब शेयर करता है तो उसको एक तरीके से सिम्बायोटिक बोलते हैं। तो एल्गी और फंजाई मिल जाता है तो क्या बन जाता है? लाइकेन। लाइकेन के बारे में नहीं सुना? एल्गी और फंजाई जब आपस में मिलते हैं तो इसी को तो बाबू लाइकेन बोला जाता है। ठीक है। फंगस एंड वायरस का कोई आज तक मैंने नहीं सुना। फंगस एंड बैक्टीरिया का भी आज तक हमने नहीं सुना। हाँ, प्लांट एंड बैक्टीरिया का मैंने सुना है। प्लांट और बैक्टीरिया का मतलब होता है कि दलहन फसल प्लस बैक्टीरिया, यही वाला ले लो एग्जाम्पल।
दलहनी फसल जैसे कि मटर हो गया, चना हो गया, इनमें जो बैक्टीरिया या जीवाणु पाए जाते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया वही तो करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स। तो प्लांट और बैक्टीरिया में भी देखा है, तो और एल्गी और फंजाई में भी देखा। तो 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। थोड़ा सा मिस टाइप तो 1 और 3 लिखा था उसमें। जो किसी को कोई समस्या तो पूछ ले बेटा जल्दी से, किसी को यदि कोई समस्या है तो जरूर पूछ ले फटाफट। नेक्स्ट पे चले, नहीं है तो आइए बताइए। पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जरा विचार करके बताइएगा। पहला कह रहा है कि हाई एनर्जी जूसेस सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस व्हिच आर हेल्पफुल इन डाइजेशन। मतलब पाचक रस, वाह, पाचक रस का देखिए इंग्लिश क्या लिखा हुआ, हाई एनर्जी जूस। डाइजेस्टिव जूस लिख देते भाई। पाचक रस जटिल पदार्थ को सरल बनाता है जो पाचन में सहायक होता है। दूसरा कह रहा है अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहारनाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस को स्रावित करती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके असत्य कथन का चयन करना है। बढ़िया क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। फटाफट। इनमें से कौन सा कथन, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा क्या जा रहा है बेटा, पूछा क्या जा रहा है ये देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि असत्य कथन इसमें से कौन सा है, जल्दी से बताओ। एक मिनट रुकना तो जरा। बताइए। चलिए पहला वाला ध्यान से पढ़ो। कह रहा पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल बनाता है जो कि पाचन में सहायक होते हैं। अच्छा एक बात बताना, पाचक रस जो होते हैं एक तरीके से डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं, उनका काम क्या होता है? फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को पचाना। और पचाने का मतलब सर क्या होता है? पचाने का मतलब बड़ा सिंपल सा मैंने सर आपको बताया था कि पचाने का सीधा सा मतलब होता है सर जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, दैट इज डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट, बड़े पदार्थ को छोटे पदार्थ। तो रोटी का मतलब ये नहीं कि रोटी बड़ी थी उसको फाड़ के थोड़ा छोटा कर दिया तो डाइजेशन हो गया, नहीं नहीं नहीं, रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना। तो जब तक वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा तब तक ये डाइजेशन नहीं माना जाएगा। ये बात समझ। तो छोटे का मतलब होता है कि उसका जो बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स है उसको सबसे छोटे पार्ट में चेंज करना है। तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि अमाशय की आंतरिक भित्ति मतलब इंटरनल वॉल, क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन तथा एलिमेंट्री कैनाल से संबद्ध जो ग्लैंड्स होती हैं वो पाचक रस का श्रावण करती है। ठीक है, सही तो है, क्या प्रॉब्लम है? एलिमेंट्री कैनाल में हालांकि कोई एंजाइम निकलता नहीं है, हमारे बक्कल कैविटी में तो निकल रहा है ना, हमारे इंटेस्टाइन में तो निकल रहा है ना, हमारे स्टमक में तो निकल रहा है ना। तो ये चीजें सही है, पाचक रस का श्रावण करती है। तो इसमें से कोई कथन गलत नहीं है, दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू, नीदर वन नॉर टू। कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। एक और क्वेश्चन बड़ा शानदार सा आ गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अमाशय से पित्त रस स्रावित होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं? क्वेश्चन तो अच्छा है। जवाब दीजिए फटाफट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला कह रहा है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, नहीं ग्रंथि है बेटा, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है ना यार। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है बेटा? लीवर होती है। क्लियर है? दूसरा कह रहे हैं अमाशय से पित्त रस स्रावित होता है, क्या ये सही है गलत है? इतना बता दो। अमाशय से पित्त रस स्रावित होता है या लीवर से, इतना बताओ। ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि अमाशय से पित्त रस स्रावित होता है या लीवर से। हालांकि मैं ये बता दे रहा हूँ ये गलत है, ठीक है, क्योंकि अमाशय से पित्त रस स्रावित नहीं होता है। अब कहाँ से होता है? लीवर से होता है, पैंक्रियास से होता है या सैलाइवरी ग्लैंड से होता है, ये आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है।
तो इसमें से ध्यान रखिएगा बेटा, दूसरा वाला गलत है और पहला वाला एकदम निर्विरोध सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लीवर इज लार्जेस्ट ग्राइंड लिखा है, आप एक ग्लैंड कर लीजिएगा, ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, क्लियर, तो पहला वाला सही है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है अगर पूछा है तो क्या बताएंगे? पहली सबसे बड़ी ग्लैंड तो आपकी लीवर हो गई, अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड पूछा है तो क्या बताएंगे? पैंक्रियाज, ध्यान रखिए। अग्नाशय जो होता है ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है, देखो पेन पे हाँ, कह रहा है इन कथनों को विचार करके, कह रहा है इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है? नेचुरल पॉलीमर, कॉटन, पेट, प्लास्टिक, इनमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? जल्दी से बता। यहाँ एब्डोमेन नहीं बेटा, ये पीईटी वाला पेट है, ठीक है। पीईटी टाइपिस्ट हमारे इसी हैं। चलिए, जल्दी से बताइए। क्या सही जवाब? अरे यार, इसमें भी तुम लोग दिमाग लगा रहे हो, बताओ। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है, इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। नेचुरल पॉलीमर इसमें से कॉटन ही मुझे लग रहा है बस, है। तुम लोग को क्या लगा? पीईटी जो होता है ये भी एक संश्लेषित उदाहरण है, पॉलीएथाइलिन वगैरह से रिलेटेड। प्लास्टिक भी पॉलीएथाइलिन का बहुलक होता है कि नहीं? तो पीईटी और प्लास्टिक ये केमिकली सिंथेसाइज होते हैं ना, नेचुरल पॉलीमर नहीं है। नेचुरल पॉलीमर इसमें से सिर्फ और सिर्फ कौन है बेटा? कॉटन। और कॉटन को एक नेचुरली से बोला था क्योंकि कॉटन का प्लांट होता है। तो कपास, कपास को बोलते हैं गॉसिपियम स्पीशीज। क्या बोलते हैं? गॉसिपियम स्पीशीज। गॉसिपियम स्पीशीज, इसको कॉटन बोला जाता है, कपास बोला जाता है। दीज आर द नेचुरल पॉलीमर। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग बेटा। उससे पहले कि मैं थोड़ा सा आपको देख लेता हूँ और क्वेश्चन है अपने पास। हाँ, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए, विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ पर प्रवेदित किया गया था, ड्रिल किया गया था, ये पूछा जा रहा है। पहला कुआं जो है वो कहाँ पे प्रवेदित किया गया था, ड्रिल किया गया था? पेंसिल्वेनिया में, पिट्सबर्ग में, असम में, गुजरात में। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ पर प्रवेदित किया गया था? द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल कैरिड आउट, पिट्सबर्ग, असम, गुजरात या पेंसिल्वेनिया? ये तो थोड़ा जीके से रिलेटेड हो गया ना क्वेश्चन, जल्दी से बता दो फटाफट। जवाब दीजिए, कमेंट में भी जवाब बता सकते हैं। चल, बिल्कुल सही जवाब। कुछ लोगों का आ रहा है, कुछ लोग का नहीं आ रहा है। जिनका नहीं आ रहा है वो कमेंट में जरूर करके बताएं कि पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में, यूएसए में सबसे पहला जो तेल का कुआं था यह प्रवेदित किया गया था पेंसिल्वेनिया में। उसके बाद असम में, ध्यान रखिएगा, डिगबोई वगैरह में भी मिला था। कृष्णा गोदावरी नदियों के बेसिन पे आपको तेल के कुएं मिल जाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौत और अन्य कीट को भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नैप्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती है? जाति नहीं है, जाती है, सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। जो नैप्थलीन की गोली वाइट कलर की होती है ना, आपकी नैप्थलीन की टैबलेट्स, गोलियां आती हैं, उसको कपड़े में डाल दो, कीड़े वीड़े नहीं लगते हैं, महक खत्म हो जाती है एक तरीके से। तो वो किस चीज से प्राप्त की जाती है नैप्थलीन की गोली? कोक से, बिट्यूमेन से, कोल गैस से, नन ऑफ द अबव? जल्दी से बताएं।
कोल तार इज द करेक्ट आंसर। बिट्यूमेन से ध्यान रखिएगा, पेट्रोल के संस्करण से निकलता है बेटा, पेट्रोलियम की रिफाइनरी में ही निकलता है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम, विच इज द फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, कौन सा जीवाश्म ईंधन है, कौन सा जीवाश्म ईंधन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3, 1 and 3। कौन से जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। इसमें बहुत लोग का गलत होगा, मुझे ऐसा लग रहा है यार। इसमें भैया कौन सा ऐसा लग रहा है तुमको जो फॉसिल फ्यूल नहीं है। कोयला लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है, प्राकृतिक, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ये भी प्लस पे पढ़ाया भी था, सबसे ज़्यादा कंपोजिशन कौन सी गैस का होता है, ये पढ़ाया था ना। याद करो याद करो, प्लस प्लस जाके देखो, पिछली जो चली केमिस्ट्री में पढ़ाया था। कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस तीनों एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल के, ठीक है। तो 1, 2 and 3 ऑप्शन सी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट, पेट्रोलियम इज द फिनिशिंग प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल। पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद, जब पेट्रोलियम की रिफाइनरी की जाती है, परिष्करण किया जाता है, तो उनमें से कौन कौन सी चीजें इसमें से प्राप्त की जाती है। डीजल प्राप्त किया जाता है, मिट्टी का तेल या स्नेहक तेल, या सिर्फ डीजल मिट्टी का तेल, या सिर्फ डीजल स्नेहक तेल, या सब, या सिर्फ मिट्टी का तेल और स्नेहक तेल। जल्दी से जवाब दीजिए, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स इनमें से कौन कौन से हैं। जल्दी से बताएं फटाफट। देखिए इसमें से सब है बेटा, चाहे डीजल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, और चाहे स्नेहक तेल हो, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये सब पेट्रोलियम के ही फिनिशिंग प्रोडक्ट होते हैं। इवन आपका बिट्यूमेन भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, तो बिट्यूमेन भी किसका एग्जाम्पल होता है सर, वो भी एक पेट्रोलियम का ही फिनिशिंग प्रोडक्ट होता है ना। चाहे नैप्थलीन पूछा जाए आपसे, वो भी एक प्रकार का क्या है, वो भी एक प्रकार पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। क्लियर बात, नो बकवास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, बताइए, गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जरा विचार करके जवाब देना है। कह गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण नहीं है, ग्रेविटी फोर्स इज नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ, ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड इम्पोज ग्रेविटी ऑन ईच अदर। विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं। तीसरा, गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। इसमें से कौन सा सही है, बताना है। इसमें से देखिए, एक अगर आप रिमूवल मेथड पे चलिए, एलिमिनेशन मेथड पे चलिए, तो एक को एलिमिनेट करिए, आंसर बन जाएगा। एक को एलिमिनेट करना है बस, बाकी ज्यादा नहीं करना। अब कौन सा एलिमिनेट करना है देख लो। अच्छा एक बात बताना, क्या चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, क्या अदर प्लैनेट्स पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। हर एक जगह गुरुत्वाकर्षण होता है। अब या तो हो सकता है कम हो कहीं पे हमारे यहाँ से, या तो हो सकता है कि कहीं ज्यादा हो, यही हो सकता है। तो पहला वाला तो एक तरीके से गलत हो गया है। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, क्या पूछा है। अच्छा बोला है पृथ्वी का गुण नहीं है सिर्फ, तो सही है। हमें लगा लिखा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी का ही गुण है, तब गलत हो जाता। सबका गुण है सर, कहीं कम कहीं ज्यादा, सब जगह होता है ये गुरुत्वाबल विद्यमान। तो पहला वाला सही। दूसरा कह रहा विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं। अगर सब वस्तुएं एक दूसरे पर लगाती रहती तो प्रॉब्लम हो जाता सर। लैपटॉप पे हम गुरुत्व बल लगा रहे हैं, लैपटॉप टूट जाता है, लैपटॉप हमारे ऊपर लगा रहा है, हम वाईफाई के ऊपर लगा रहे हैं, पेन के ऊपर लगा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर लगा रहे हैं, कि नहीं। तो हर विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल नहीं लगाती। तीसरा, गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर, बताइए सही है। जितना पोर्शन उतना गुरुत्व बल है ना। तो फर्स्ट एंड थ्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट जवाब। कोई समस्या आए तक तो पूछिए फटाफट। कोनो समस्या भाई लोग, नेक्स्ट पे चला गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कह रहा है कौन सा इसमें से टिश्यू का उदाहरण है, ऊतक का उदाहरण है। विच ऑफ द अबव मेंशन एग्जांपल इज टिश्यू। टिश्यू बताना है।
ऊतक का मतलब समझते हैं टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या होता है? हमेशा टिश्यू मांगते रहते हैं आप लोग, केक की दुकान पे जाएंगे, समोसे की दुकान पे जाएंगे, चाय भी पियेंगे, उसके बाद भी कुछ लोग टिश्यू मांगते हैं, लाओ दो टिश्यू, बवाल मेंटेन करना है ना। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू मतलब ऊतक, यहाँ पे बात हो रही है, वो ऊतक पोंछने वाला है नहीं है, ये टिश्यू, ये ऊतक पोंछने वाला नहीं है, वो टिश्यू अलग होता है, ठीक है। तो ये टिश्यू का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक कहते हैं कि नहीं? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए टिश्यू की वर्ड सबसे पहले किसने दिया, तो बिचर्ट ने दिया था। किसने? बिचर्ट, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है बिचर्ट। इन्होंने सबसे पहले टिश्यू का एक तरीके से कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से टिश्यू कौन है, तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है सर, एलसीटी, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। मसल्स, ये भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने का काम करता है। जाइलम की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है बेटा, एक्स वाई लिख लीजिएगा। जाइलम भी एक प्रकार का ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है बेटा। ट्रांसपोर्टिंग का मतलब समझते हैं, पानी वानी को लेके जाता है, उसके बारे में बात हुई, ठीक है। फ्लोएम मत समझ लेना। जाइलम जो होता है वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा रूट से हमेशा ऊपर की ओर होगा, यूनि डायरेक्शन मूवमेंट होता है हमेशा जाइलम का। लेकिन फ्लोएम की बात अगर करें, वो भी एक टिश्यू होता है, लेकिन उसमें बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे, ठीक है। दोनों समझते हैं भैया? आगे चला जाए, चलिए नेक्स्ट। कोशिका के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ सेल वर्क, ऑल फंडामेंटल वर्क्स इन, ये हमारे जो टाइपिस्ट हैं ये पता नहीं क्या क्या टाइप कर देते हैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके, हिंदी में समझ गए होंगे ना आप लोग। बताइए, जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दो ये फटाफट। जल्दी बताओ। बताओ भैया। एक कोश की जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा होता है, ठीक है। बहुकोश की जीवों में कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। एक तरीके से देखा जाए तो भैया पहला वाला जो है वो वाला तो सही लग रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास है, और दूसरा वाला भी सही है, बोथ एंड टू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बताइए। मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस जगत के सभी जीवों में कोशिका वृत्ति अनुपस्थित होती है। नीलहरित शैवाल इस जगत का उदाहरण है। बताइए। जल्दी से बताइए बेटा फटाफट। इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। नीलहरित शैवाल इस जगत का उदाहरण है। ओनली वन सही, ओनली टू सही, बोथ ए एंड टू सही, नीदर वन नॉट टू। बताइए, मोनेरा के बारे में पूछ रहा है।
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया पढ़े होंगे ना आप लोग। बताइए। अब बताइए, मोनेरा में प्रोकैरियोट बिलोंग करता है, बताया था ना, ओनली प्रोकैरियोट कम अंडर मोनेरा। अब कह रहा है इस जगत में सभी जीवों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यार ये कैसे हो सकता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है ना बेटा, है ना। तो पहला वाला तो सही है, सभी जीवों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया पहला। दूसरा कह रहा नील नित्य वाली इसी जगत को उदाहरण, दूसरा सही है, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अब इसमें कंफ्यूज आइएगा मत, समझ रहे हैं नहीं। हम्म बस बस 5 मिनट और पढ़ लीजिए फिर छोड़ रहे हैं, ठीक है, बस 5 मिनट में छोड़ रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट और क्लास कर लीजिए फिर छोड़ दे रहे हैं आप लोग को, ठीक। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कह रहा अमीबा एंड प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आते हैं। अमीबा एंड प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या प्लांटी। जल्दी बताइए। बताइए, अमीबा प्रोटोजोआ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी। बताओ। देखिए ध्यान रखिएगा, मोनेरा में तो हमने आपको बता दिया सर, मोनेरा होता है, एक प्रोटिस्टा होता है, एक फंजाई होता है, एक प्लांटी होता है, एक एनिमिलिया है। मोनेरा में आता है कौन, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट ओनली बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोटिस्टा का मतलब होता है सर सिंपलेस्ट यूकैरियोट, कौन सा होता है, सिंपलेस्ट यूकैरियोट। अब सिंपलेस्ट यूकैरियोट में कौन आता है सर, ओनली प्रोटोजोआ। ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, अमीबा एंड, अच्छा प्रोटोजोआ लिख ही दिया, ले प्रोटोजोआ भी लिख दिया, और प्रोटोजोआ के अंदर ये एग्जाम्पल आता है अमीबा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोटिस्टा इज द करेक्ट आंसर। कितने लोग का जवाब आया, हम्म कितने लोग का सही जवाब आया, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रहा है कि गूगल ट्रांसलेटर की वजह से हो गया है, ठीक है। पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, टेपवर्म, राउंडवर्म, हाइड्रा, स्पंज, कौन सा कहाँ से बिलोंग करता है ये बताना है। बस बस एक दो क्वेश्चन और बचे, मिला दो। पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, कौन सा कहाँ से बिलोंग करेगा, जल्दी से बताओ। हम्म धीरे धीरे मिलाओ, आराम से मिलाओ, बताओ। पोरीफेरा, पोरस बॉडी, बताया था। पोरीफेरा की बॉडी कैसी होती, पोरस होती, छिद्रयुक्त होती, स्पंज यही से बिलोंग करता है। यूप्लेक्टेला का उदाहरण दिया था, जापान में नव विवाहित जोड़ियों को शादी में दिया जाता है यूप्लेक्टेला स्पंज को। सिलेंड्रेटा हाइड्रा, गोल कृमि ऑलवेज निमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, टेपवर्म, तो सी का हो गया 1। अरे यार एक ही से बन गया, लो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रोटोजोआ पोरीफेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस क्लास मेरी जो दूसरी प्लस क्लास है वो जाके देखिएगा, जब मैंने शुरू किया था पढ़ाना तो सेकंड प्लस क्लास में मैंने एनिमल्स का पूरा क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया था आपको, तो उसको जाके जरूर एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है,
Which of the following is not the animal of the reptile class? Which of the following animal is not the animal of the reptile class? बताइए। बताइए। Which of the following is not the animal of the reptile class? इसका जवाब दीजिए फटाफट। टर्टवाइज, ऑस्ट्रिच, किंग कोबरा। टर्टवाइज, ऑस्ट्रिच, किंग कोबरा एंड नन ऑफ दीस। इनमें से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, ये बताना है आपको। फटाफट जवाब दे दीजिए इसका, जल्दी से बताइए। यार इसमें क्या सोच रहे हो यार, एक बार बताओ। पक्षी भी है इसमें सर, पक्षी भी तो है, बर्ड भी तो दिख रहा है इसमें आपको, है? बर्ड क्या, ऑस्ट्रिच? तो ये नहीं है ऑस्ट्रिच रेप्टाइल्स का। ऑस्ट्रिच कहाँ से बिलोंग करेगा? एप से बिलोंग करेगा ना, पक्षी से, एप से, है ना? ठीक है, क्लियर। आज का लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। अच्छा, खत्म, ओके। बताया था हमने, इतनी तैयारी हम लोग कराते हैं सर। इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन यदि आपको अनअकैडमी पर लेना है तो मेरा आप कोड जरूर इस्तेमाल करें, DSYT लाइव। यह कोड लगाकर आप 10% की छूट पा सकते हैं सर, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। टेक केयर, एंजॉय करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी क्लास, और अच्छी लगी तो लिंक को जरूर शेयर करें, ठीक है? चलिए, क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई समस्या आ रही है, यदि कुछ आपको डाउट है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लें। इसके अलावा यदि आप अनअकैडमी से जुड़ी कोई क्वेरी है आपकी, या कोई भी क्वेरी है, तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अनअकैडमी के चैनल को अभी तक सर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और नोटिफिकेशन पे जाके ऑल कर दें, ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन, है ना? जिससे कि जब भी क्लासेस हो मास्टर्स की, टीचर्स की, तो आप सबको सारी चीज़ें पता चलती रहे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी का। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, टेक केयर, आगे बढ़िए। और कोई समस्या आ रही है तो टीचर से जरूर पूछिए, ठीक है ना? और बाकी चीज़ों पे ध्यान थोड़ा कम दीजिए और थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? और एक बार मेहनत करनी है, उसके बाद फिर आराम से एंजॉय करते हुए रहना है हमेशा जीवन भर, है कि नहीं? हाँ, किसी किसी को बातें बुरी भी लगती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे भी जब मेरे मास्टर, मेरे पेरेंट्स समझाते थे तो हमें बुरा लगता था, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुम लोग को। जब तुम हम लोग के एज में पहुँचोगे तो अच्छा लगेगा तुम लोग को। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, एंजॉय करिए।